Hello guys, this is Nitin this side and we are back with a happy talk again. पब्लिक स्पीकिंग जितना मजेदार है उतना ही डराने वाला भी है। एक तरफ जहां पब्लिक स्पीकिंग से हमें अच्छी इमेज, अच्छी पर्सनालिटी बना सकते हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, नेटवर्क बढ़ा सकते हैं, अपने रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ हजारों लोगों के सामने खड़ा होना और फिर ये सोचना कि अब क्या बोले और जो बोल दिया तो क्या कहीं लोग क्या सोचेंगे, और ये सब जो है एक डरावने सपने जैसा है। हालांकि हम सभी के लिए और खासकर मेरे जैसे फ्रीलांसर और कंसल्टेंट के लिए पब्लिक स्पीकिंग के फायदे ही इतने ज्यादा हैं कि डर फीका पड़ जाता है उन फायदों के सामने। अब सवाल ये उठता है कि तो फिर इन सब डर को दूर करके पब्लिक स्पीकिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इसकी बात करते हैं कि कैसे आप एक कॉन्फिडेंस से भरे और करिश्मा मैजिकल पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। Hello guys, this is Nitin this side and we are back with a happy talk again. आज हम बात करेंगे पब्लिक स्पीकिंग की, हाउ टू बी ए बेटर पब्लिक स्पीकर। और जो है हम पब्लिक स्पीकिंग की बात करेंगे, माने हम एक अच्छे वक्ता कैसे बन सकते हैं, कैसे एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। मैंने इस टॉक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है कि कैसे पब्लिक स्पीकिंग आपको और आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में और बेहतर बनने में मदद करता है। दूसरा है डर, यानी कि फियर, पब्लिक स्पीकिंग का डर, इसे जो है कैसे दूर करें, ये 3 स्टेप्स में डिफाइंड है। तीसरा पार्ट है डर तो दूर हो गया पर अब इसमें मास्टर कैसे बने, कैसे आप पब्लिक स्पीकिंग में मास्टर बन सकते हैं, ये 10 स्टेप्स में डिफाइंड है। और आखिर में एक छोटी सी समरी। और एलिजिबिलिटी बात करें तो हाउ एम आई एलिजिबल टू टेल यू दिस, मैं ये बताने के लिए क्यों एलिजिबल हूं, क्योंकि मैं एक सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर हूं और पब्लिक स्पीकिंग तो जो है हमारे डेली लाइफ का पार्ट होता है। और एक्सपीरियंस भी जो है पब्लिक स्पीकिंग का मुझे बहुत अच्छा खासा है, हम इसके अंत में बात करेंगे। पहले पार्ट की बात करते हैं, कैसे पब्लिक स्पीकिंग आपको और आपके बिजनेस को आगे बढ़ने में और बेहतर बनने में मदद कर सकता है। फ्रीलांसिंग और कंसल्टिंग बिजनेस में ये कैसे काम करता है, कैसे ये मदद करता है। जीवन में उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं, पर जब आप मार्केटिंग के बारे में सोचते हैं तो आप एसईओ, एडवर्टीजमेंट और कंटेंट मार्केटिंग के बारे में ही सोचते हैं, पर पब्लिक स्पीकिंग के बारे में क्यों नहीं सोचते। जब हम पब्लिक स्पीच देते हैं तो हमें एक लीडर के रूप में देखा जाता है और हमारी तरफ पोटेंशियल क्लाइंट्स और कस्टमर्स और लीड्स का ध्यान होता है, और ऐसा दूसरी किसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में नहीं होता। हालांकि ये कहना जो है इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग का डर और जैसा कि संदीप माहेश्वरी कहते हैं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये हमें कोशिश करने से भी रोक लेते हैं। पर जरा सोचिए, अगर ये डर दूर हो जाए तो हम हमारे बिजनेस, जॉब और पर्सनल लाइफ में क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए जरा। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की, जी हाँ, डर की, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग के डर की। हम बस डर को कैसे दूर कर सकते हैं, इसके लिए 3 आसान स्टेप्स हैं, आप भी ये कर सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत बड़ा फोबिया है। हम अक्सर सोचते हैं कि लोगों को मेरी बात पसंद नहीं आई तो, या फिर मैं ही लोगों को पसंद नहीं आया तो, आप घबरा गए तो, बोलते बोलते रुक गए तो, आपके मुंह से कुछ अजीब निकल गया तो, क्योंकि सब आपको ही तो देख रहे हैं और सब आपको ही सुन रहे हैं, और जो सुन रहे हैं वो तो सब श्री राम के अवतार है, वो तो गलतियां करते ही नहीं है ना। जी हाँ, ऐसा नहीं है, सब गलतियां करते हैं। हाँ, तो इस डर को दूर करें, और इसे दूर किया जा सकता है। इसके लिए बस 3 आसान स्टेप्स हैं। पहली, डर को एक्सेप्ट करें, उसे स्वीकारें, उसके रिस्पेक्ट करें, उसका सम्मान करें। दूसरी, प्रैक्टिस करें। और तीसरी, जरूरत पड़े तो कोच और काउंसलर की हेल्प लें। आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर हूं और पब्लिक स्पीकिंग हमारी कोर स्किल होती है। और जो है मैं अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब डर को दूर करने की पहले स्टेप की बात करते हैं, जो है एक्सेप्ट द फियर। डर को स्वीकारें, उसे माने और उसका सम्मान करें, क्योंकि आप एक इंसान है और इंसान को डर लगता है ताकि वो उस काम से होने वाले रिस्क के और नुकसान को दूर कर सके, ना कि उस काम से ही भागने लग जाए। तो डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, पर डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे। तो ड्यू उठाओ और डर को पी जाओ, क्योंकि डर के आगे जीत है। दिस इज फ्रॉम माउंटेन ड्यू, और माउंटेन ड्यू से मुझे बोलने के पैसे मिले हैं, और ये मैं मजाक कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, ऋतिक रोशन को तो ये बोलने के पैसे मिले हैं, क्योंकि वॉइस ओवर तो उनका किसी और ने किया है, तो देखो बोलने के भी पैसे मिलते हैं और आपको भी मिल सकते हैं। तो इसलिए पब्लिक स्पीकिंग को दूर कर लीजिए, आप सच में बहुत पैसे वाले हो जाएंगे। तो डर जितना सबको लगता है उतना आपको भी लगता है, बट है ना, डर के आगे जीत होती है। तो डर से आगे बढ़े, और ये ऐसा डर है जो 2-3 वीक में 2-3 स्टेप से दूर किया जा सकता है। जिसका फर्स्ट स्टेप है, डर को माने, उसे स्वीकार करें कि हाँ, आपको डर लगता है, और डर सबको लगता है, तो फिर इससे परेशान क्यों होना। सही बात है ना।
भले ही आप इस दुनिया के सबसे सुंदर प्रेजेंटेशन दे रहे हो, चाहे आप नोबेल प्राइज ले रहे हो और या फिर आप प्रेसिडेंट बन चुके हो, थोड़ा सा अजीब सा डर आपको हमेशा लगेगा। चाहे आप कितना भी काउंसलिंग कोचिंग ले लें, कितना भी मेडिटेशन कर ले, थोड़ा सा तो डर हमेशा लगता है। तो फिर ठीक है ना यार, इसे नॉर्मल माने, इसे नॉर्मलाइज करें और आगे बढ़े। जैसा कि मेरे फेवरेट अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा है कि डर का नहीं होना साहस या हिम्मत नहीं होती। डर का नहीं होना साहस या हिम्मत नहीं होती, बल्कि हिम्मत होती है ये जान लेना कि उस डर से भी ज्यादा जरूरी कुछ है। साहस होता है ये जान लेना कि उस डर से भी ज्यादा जरूरी कुछ है। अब बात करते हैं डर को दूर करने के दूसरे स्टेप की। दूसरा स्टेप है प्रैक्टिस। जी हाँ, प्रैक्टिस करें। पहले से प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि एक स्पीकर की स्पीच सुनने के, क्योंकि एक ऐसे स्पीकर को सुनना है जो कि स्पीच करने की तैयारी ही नहीं करके आया हो, इससे बुरा और क्या हो सकता है। क्योंकि आइडियाज और थॉट्स तो सबके पास होते हैं, पर उन आइडियाज को एक स्पीच के फ्लो में जो है अरेंज करना और फिर जो है आउटपुट देना, ऐसा जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ये नहीं कर पाते हैं। अक्सर हम जो है थॉट्स और जो है आइडियाज में ही खोए रहते हैं और जो है हम उसके फ्लो पर ध्यान नहीं देते हैं और प्रैक्टिस करना भूल जाते हैं। तो बस ये हमें फोबिया हो जाता है और फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से आपके सामने प्रॉब्लम्स पहले ही आ जाएंगी जो आपको पब्लिक स्पीच वाले दिन फेस करनी पड़ेंगी। फिर आप उन्हें पहले से ही ठीक कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए आप शीशे के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने किसी दोस्त या परिवार वाले के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसका एक बहुत अच्छा तरीका ये भी है कि आप अपनी स्पीच को जो है फोन में रिकॉर्ड कर सकते हैं और फिर जो है उसे वापस सुन सकते हैं और ये देख सकते हैं आपने कहाँ गलती करी और फिर उन गलतियों को सही कर सकते हैं। पर अंत में मायने ये रखता है कि आप प्रैक्टिस करें और आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की, डर को दूर करने की तीसरे स्टेप की। गेट ए कोच और काउंसलर। आप एक कोच या काउंसलर भी ढूंढ सकते हैं। एक स्पीकिंग कोच ढूंढे, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि स्पीकिंग कोचेस उसमें एक्सपर्ट होते हैं और वो आपकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके आपको बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर बना सकते हैं। अब बात करते हैं आखिरी पार्ट की, जो कि तीसरा पार्ट है। यानी कि आपका डर तो दूर हो चुका है, पर अब आपको इसमें जो है माहिर बनना है, आपको पब्लिक स्पीकिंग में जो है एक्सपर्ट बनना है। इसके लिए सिंपल 10 स्टेप्स की हम बात करेंगे। पहले स्टेप से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट स्टेप है नो योर गोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपके पब्लिक स्पीकिंग के गोल या रीजन का पता करें कि आप ये क्यों करना चाहते हैं। और ये सबसे जरूरी स्टेप है, क्योंकि आपको ये अंत तक हिम्मत देगी। किसी भी चीज को करने के कारण का पता हो तो उसे करने में हिम्मत मिलती है और उसे करना आसान लगने लगता है। तो आपका गोल या पब्लिक स्पीकिंग का रीजन जो है, अगर आपके डर से बड़ा होगा तो ये डर आप पर कभी भी हावी नहीं हो पाएगा। इसलिए अपना रीजन ढूंढे, अपना क्यों ढूंढे कि मैं क्यों करना चाहता हूं। और गोल या रीजन ढूंढने का सबसे आसान तरीका है ये जान लेना कि पब्लिक स्पीकिंग से आपको क्या मिलेगा। जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग से हो सकता है कि मुझे बिजनेस मिलेगा और वो तो मुझे चाहिए। हो सकता है कि मुझे जॉब में प्रमोशन मिलेगा और वो तो मुझे चाहिए। मेरी पर्सनालिटी में निखार आएगा और वो मुझे करना है। मैं दुनिया को अपना मैसेज देना चाहता हूँ और ये मुझे करना है। और इनमें से किसी भी गोल को जो है पैसे के साथ ना जोड़े, पैसे को एक बार साइड में रख दे, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की, अब माहिर बनने के दूसरे स्टेप की। डिफाइन अ सेट ऑफ स्पीकिंग टॉपिक्स। आपको स्पीच देने के लिए आपके फेवरेट टॉपिक्स डिसाइड करने पड़ेंगे और इन्हें जो है लिख लें और एक लिस्ट बना लें। हमें अक्सर हमारे फेवरेट टॉपिक्स और सब्जेक्ट का पता होता है, और अगर आपको नहीं पता है तो ये सोचिए कि कौन से टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स हैं जिसके लिए आप पैशनेट हैं या जिनका आपको एक्सपीरियंस है, जिन पर आप नेचुरली फ्लो में बोल सकते हैं। ऐसे सभी चीज़ों की जो है एक लिस्ट बना लीजिए और यही आपके फेवरेट टॉपिक्स होंगे जिन पर आपको प्रैक्टिस करनी है। और हाँ, एक ज़रूरी बात, अपनी स्पीच को थोड़ा फनी रखें और इस तरह से कहें कि ऑडियंस सुनने के लिए क्यूरियस हो जाए। क्यूरियोसिटी की बात करें तो क्यूरियोसिटी कैसे बढ़ाते हैं, हम इस पर वीडियो जो है बाद में बनाएंगे और इस पर जो आगे बात करेंगे। अभी बात करते हैं तीसरे स्टेप की, माहिर बनने के तीसरे स्टेप की। स्टार्ट टॉकिंग एट स्मॉल इवेंट। छोटे छोटे मौक़ों पर या छोटे छोटे प्रोग्राम और फंक्शन में बोलना शुरू करें। ऐसे इवेंट्स आपके आसपास होते रहते हैं, जैसे कि शादी हो गई, बर्थडे हो गया या कोई त्योहार हो गया। इन पर बोलना शुरू करें पब्लिक में। जैसे कि बर्थडे पर अकेले हैप्पी बर्थडे सॉन्ग ही गा दें, शादी में स्टेज पर जो खड़े होकर 2 शब्द कह दें। और इसका एक आसान सा तरीका और भी है, वो है meetup.com। जी हाँ, meetup.com पर जाकर आप एक मनचाहा इवेंट ढूंढ सकते हैं आपके एरिया में और उसे ज्वाइन कर सकते हैं।
अब बात करते हैं चौथे स्टेप की, पिच द इवेंट ऑर्गेनाइजर आफ्टर चूजिंग द इवेंट। अगर आपने कोई रैंडम इवेंट आप चूज किया है आपकी लोकेलिटी में या फिर meeting.com पर, तो आप लेटर लिखकर ऑर्गेनाइजर को पुश कर सकते हैं, जिससे आप जिस उसमें जो है आप लेटर लिखें और उसमें अपने बारे में बताएं। आप ये बताएं कि आप स्पीच देने के लायक क्यों हैं, वो आपको क्यों चूज करें, और उनसे ये पूछें कि क्या वो आप में इंटरेस्टेड हैं, और उनके रिस्पॉन्स का वेट करें। जी हाँ, जो इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहा है उस इवेंट ऑर्गेनाइजर को पुश करना भी बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं पांचवें स्टेप की, डेवलप योर प्रेजेंटेशन स्लाइड्स। यानी कि अभी जो है प्रेजेंटेशन स्लाइड्स हम सभी बनाते हैं। प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बनाते वक्त हम ये गलती कर जाते हैं कि हम बहुत सारा टेक्स्ट और इन्फॉर्मेशन जो है लिख देते हैं, ये सोचकर कि यार कहीं कुछ छूट ना जाए, जबकि सच तो ये है कि ऑडियंस वहां आपको सुनने आई है, ना कि बहुत सारे डेटा पढ़ने। डेटा तो घर पे गूगल करके पढ़ लेगी यार। तो यहाँ पे एक टिप है, जितना कम और सिंपल और क्लियर डेटा यूज कर सकते हैं करें। कोशिश करें कि एक लाइन से ज्यादा एक स्लाइड में ना लिखें और एक फोटो से ज्यादा एक स्लाइड में फोटो यूज ना करें। अब बात करते हैं छठे स्टेप की। जी हाँ, सिक्स्थ स्टेप की, अपने स्पीच को अरिस्टोटल के फॉर्मेट में लिखिए, अरिस्टोटल के स्ट्रक्चर में लिखिए। अरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसोफर थे और मेरे चाहते फिलोसोफर में से एक थे। अरिस्टोटल की स्पीच का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जिसमें जो है शुरुआत में पहले वो बताएं जो कि ऑडियंस को आपकी स्पीच से सीखने को मिलेगा, फिर अपनी बात रखें और ऐसी चीज करें जिससे ऑडियंस का आपके साथ एंगेजमेंट हो, जैसे कि सवाल पूछना। फिर एक शॉर्ट एंड होल, जो मतलब छोटी और संपूर्ण समरी के साथ जो है इसे खत्म करें। इस तरीके से आपके स्पीच का अरिस्टोटल फॉर्मेट होना चाहिए। इसे 3 पार्ट स्ट्रक्चर कहते हैं और इसी 3 पार्ट स्ट्रक्चर को अरिस्टोटल टेक्निक भी कहते हैं। अब बात करते हैं 7th स्टेप की। जी हाँ, लर्न टू टेल स्टोरीज। स्टोरीज कहना सीखें, कहानियां कहना सीखें, कहानियां सुनाना सीखें और अपनी बातों को जो है कहानियों के जरिए जो है सामने रखना सीखें। इंसान का दिमाग ऐसा होता है कि वो कहानियों को बड़ी उत्सुकता के साथ सुनता और समझता है, क्योंकि सदियों पहले जब आईपैड, मैक और टैबलेट नहीं थे तो सब एक दूसरे को कहानियां ही सुनाया करते थे और यही जो है एंगेजमेंट का और एंटरटेनमेंट का तरीका होता था। यहाँ तक कि टॉप रेटेड टेड टॉक्स भी वही हैं जिन्हें कहानी की तरह सुनाया गया है। जरूरी नहीं कि आपकी कहानी और स्टोरी बड़ी हो, वो ट्वीट जितनी छोटी भी हो सकती है, बस उसमें कहानी होने का एक बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। कहानियों का बेसिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, कहानी की शुरुआत होती है कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन से और कहानी में उन कैरेक्टर्स का क्या रोल है, क्या भाव है, वो बताने के साथ इससे जो है कहानी की शुरुआत होती है। बीच में उन कैरेक्टर्स को जो है एक चैलेंज या मुश्किल का सामना करना पड़ता है, जिससे कहानी क्लाइमैक्स तक जाती है। फिर अंत में कैरेक्टर जो है अपनी मुश्किलों और बाधाओं को पार कर चुका होता है और हम ये बताते हैं कि उससे कैरेक्टर के जीवन में क्या बदलाव आया और हमने जो है इससे क्या सीखा। ये जो है कहानी का नॉर्मल सा फॉर्मेट होता है, इस तरीके से कहानी आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी स्पीच को जो है आप कहानी के रूप में लोगों के सामने रखें, क्योंकि लोग कहानियां सुनना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं 8th स्टेप की, माहिर बनने के 8वें स्टेप की। हाँ जी है 8। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यासी इंसान को जो है परिपूर्ण बनाता है। माने प्रैक्टिस और बस प्रैक्टिस करें। दूसरी चीजों की तरह पब्लिक स्पीकिंग भी एक आर्ट है, एक क्राफ्ट है, जिसे प्रैक्टिस करके सुंदर और बेहतर बनाया जा सकता है। और अकेले में आप कितना ही प्रैक्टिस कर लें, उस प्रैक्टिस का फल तो पब्लिक में जाकर ही बोलने से आपको मिलेगा। जी हाँ, शुरुआत में आपकी स्पीच इतनी अच्छी नहीं होगी, आपकी स्टोरी इतनी अच्छी नहीं होगी, आपकी कॉमेडी इतनी अच्छी नहीं होगी और आपको अटेंशन भी इतना अच्छा नहीं मिलेगा, पर ये सब होगा तभी तो हम इससे आगे बढ़ पाएंगे, तभी तो इससे बेहतर बन पाएंगे। और जब रेगुलर पब्लिक स्पीकिंग आप करेंगे तो लोग भी आपकी शुरुआती गलतियों को भूल जाएंगे और वही याद रखेंगे जो आपने आज किया है, यानी कि कल से बेहतर। और प्रैक्टिस करने का कोई स्पेशल तरीका नहीं है, बस पब्लिक में जाओ और स्पीच दो। छोटी छोटी पब्लिक स्पीच से शुरुआत करो और फिर जो है पब्लिक को बढ़ाते जाओ, बड़ी करते जाओ। अब बात करते हैं 9th स्टेप की, स्टडी द ग्रेट्स। हिस्ट्री में जो महान लोग जो है बहुत बड़ी बड़ी स्पीचेस देकर गए हैं, जिनसे जो है भविष्य में बहुत सारे बदलाव आए हैं, और आप जाकर उन्हें पढ़ें, उन्हें सुने, उन्हें समझे, जैसे कि अब्राहम लिंकन, स्वामी विवेकानंद या स्टीव जॉब्स। इन्हें सुने और इन्हें पढ़े, इन्हें समझे। अब बात करते हैं आखिरी स्टेप की, यानी कि 10th स्टेप की, ट्रैक योर गोल। आप अपने गोल्स को ट्रैक करें कि आप कहां तक पहुंच गए हैं। ये बहुत जरूरी स्टेप है, क्योंकि ये सीधे स्टेप 1 से रिलेट करता है, जिसमें हमने ये सोचा था कि हमारा गोल क्या है, हमारे पब्लिक स्पीकिंग सीखने का, करने का रीजन क्या है।
हर स्पीच के बाद अपने गोल को याद करें और ये देखें कि इस स्पीच से आप अपने गोल के कितना करीब आ गए हैं, और ट्रैकिंग के रिजल्ट को भी लिख लें, ट्रैक करें कि आप, ताकि आप ये जज कर सकें कि आप अपने गोल के कितना पास हैं, उस गोल के जो आपने फर्स्ट स्टेप में तय किया था। और अंत में अपने पूरे मन के और गर्व के साथ ये कहें और अपने आप को ये समझाएं कि पब्लिक स्पीकिंग एक आर्ट है, और बाकी आर्ट्स की तरह ये भी वक्त के साथ बेहतर बनेगी। इस आर्ट में भी जो है माहिर बनने में वक्त लगेगा। आपको आपके डर को दूर करके गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना पड़ेगा। पर सबसे अच्छी बात यह है कि इस आर्ट की आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंट बनेंगे, उतना ही बेहतर बनेंगे। तो अपनी आर्ट और स्किल को प्रैक्टिस करें। दुनिया आपका इंतजार कर रही है, आपका एक्सपीरियंस सुनकर आपसे सीखने के लिए। बस आपको एक स्टेप आगे बढ़ाने की जरूरत है। So this is it for today, guys. I hope you all have a happy life ahead, and yeah, thank you so much for listening to me for so long with such a nice and beautiful patience. इतने धैर्य के साथ मुझे इतनी सुंदरता से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. I again hope and wish that you all have a very happy life ahead.